नमस्कार, आप देख रहे हैं 16 आने सच, जहां पर हम तमाम खबरों को परत दर परत खोलेंगे और आपके लिए उनका एनालिसिस करेंगे ताकि आप उसके बीच का फर्क समझ सके, इनमें सही क्या है और गलत क्या है। तो चलिए 16 आने सच की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। सीरिया के होम्स शहर में बम ब्लास्ट हुआ है। जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है और इस धमाके में 21 से ज्यादा लोग घायल हैं। होम शहर की इमाम अली मस्जिद में यह बड़ा धमाका हुआ जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। काफी ज्यादा डराने वाली ये तस्वीरें, मस्जिद में नमाज के दौरान ये एक बम ब्लास्ट होता है और इसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है। ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जो लोग घायल हुए हैं उसमें काफी गंभीर रूप से घायल है जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। धमाके की बात की ये तस्वीरें देखिए। मस्जिद के अंदर की टाइल्स, तमाम जो चीजें वहां पर थी वो सब इधर उधर बिखरी हुई नजर आ रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धमाका कितना जोरदार रहा होगा। ये देखिए, टाइल्स के टुकड़े मस्जिद के बाहर तक ऐसे फैले हुए नजर आए। ये तस्वीरें सीरिया में देखिए। सीरिया में एक मस्जिद में नमाज के दौरान ये एक बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास कई 100 मीटर दूर तक इसकी धमक सुनाई दी। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये धमाका कितना जोरदार रहा होगा जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां बिहार में जनवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के विस्तार पर अब सहमति बन गई है। बिहार में 11 से 12 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में अधिकतम यानी कि ज्यादा 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद नए चेहरे जो है इसमें शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद। और अब बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के हिस्से में 17, जेडीयू के पास 15, एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के पास 2 और हम के पास यानी कि आरएलपी को एक सीट निर्धारित की गई है। नीतीश कैबिनेट में 10 मंत्री पद फिलहाल खाली हैं और सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि विस्तार अगले महीने यानी कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद किया जा सकता है। अब हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर भी थे और यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। और इस मुलाकात के बाद से अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मकर संक्रांति यानी कि 14 और 15 जनवरी के बाद इन नए चेहरों का ऐलान हो सकता है और कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, जिनमें युवाओं के नाम को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि जिन नामों को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा लोगों को चौंकाती हुई नजर आती है। ऐसे में जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जब तक उन नामों के कंफर्मेशंस नहीं हो जाते, जब तक नामों पर मुहर नहीं लग जाती, तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा जो है वो चौंकाती है और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये बात मानते हैं कि बीजेपी जब फैसले लेती है तो अक्सर वो चौंकाने वाले होते हैं। इससे पहले हमने देखा कार्यकारी अध्यक्ष जब नितिन नवीन को चुना गया, इसके पहले कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने नितिन नवीन के नाम की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नाम शामिल हो सकते हैं और युवा चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है। इस नामों को लेकर अब देखिए चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन चुकी है। 17 बीजेपी को, 15 जेडीयू को और बाकी जो सीटें होंगी वो अन्य को दी जाएंगी। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस वक्त 10 मंत्री पद खाली हैं और इसी को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। अब देखने की बात कि आखिर जनवरी में कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और आज की एक अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये खबर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सोने चांदी के गहने अब आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 13,000 बढ़ चुकी है, यानी कि 13,000 रुपए बढ़ी है। अब कीमत जो है ऑल टाइम हाई पर है। विस्तार से ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, बिहार में ये जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है अब ये तेज हो गई है और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है कि नेतृत्व को मंत्रिमंडल का ये जो विस्तार होने वाला है उसको सहमति मिल चुकी है और बिहार में 11 से 12 और मंत्री बनाए जा सकते हैं।
तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पटना से ब्यूरो हेड विकास ओझा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, बीजेपी और जेडीयू के बीच में सहमति बन गई है, कम से कम 10 से 12 नए चेहरे शामिल मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, क्या अपडेट अब तक सामने आया? तो हम एक बार फिर विकास जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि बीजेपी, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले, जिसमें बंगाल शामिल है, और नितिन नवीन को अभी ही कार्यकारी अध्यक्ष कुछ दिनों पहले घोषित किया गया है, जिसके बाद से बंगाल में भी उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हमारे सहयोगी विकास ओझा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो चुका है। रोटेशन के लिए बोलना कुछ। तो कुछ तकनीकी कारण की वजह से हम अपने सहयोगी विकास से नहीं जुड़ सके, लेकिन ये आपको खबर पता होनी चाहिए कि अगले महीने यानी कि जनवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सोने चांदी की बढ़ती कीमतों की ओर। जी हाँ, क्योंकि अब गहने आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। सोने चांदी के दाम में लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 13,117 रुपए बढ़कर 2,32,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सोने चांदी की कीमतें अब दिनों में नहीं बल्कि घंटों में बदल रही हैं। आज सोना चंद घंटों में 1,000 रुपए के पार हो गया, यानी कि और भी ज्यादा महंगा हो गया। वहीं चांदी की कीमत एक दिन में ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। चांदी की बढ़ती कीमतें हर किसी को हैरान कर रही हैं, क्योंकि लगभग अगर साल भर पहले के हम आंकड़ों को देखें तो 86,000 पर थी चांदी, 86,000 प्रति किलो, और अब 2,32,000 पहुंच गई। बताया जा रहा है कि सोने की कीमतों में ये उछाल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के कारण आया है। इतना ही नहीं, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड में भी भारी उछाल आया है, यानी कि चांदी का इस्तेमाल अब सिर्फ गहने बनाने में नहीं किया जाता। जो पायल, जो बिछिया, जो कमरबंद आमतौर पर घरों की महिलाएं पहना करती थी, अब चांदी का इस्तेमाल सोलर एनर्जी, ईवी, एआई हेड जो हार्डवेयर्स हैं उनमें, डेटा सेंसर्स में चांदी की मांग बढ़ गई है। लिहाजा क्या, इसी की वजह से चांदी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये बच रहा है कि अब 2025 खत्म होने में महज कुछ दिन रह गए हैं, क्या ये चांदी की कीमतें 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी? क्या चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोगों में और भी ज्यादा, क्योंकि सोने चांदी की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, शादियों का भी सीजन है, क्या लोग सोने चांदी अब खरीद पाएंगे? और अब यह भी जानना जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमत में जो सुनामी आई है आखिर क्यों? देखिए, सोने और चांदी की कीमत हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये बढ़ क्यों रहा है और क्या इसमें बदलाव आए हैं। देखिए, नहीं थम रहा है सोने चांदी की कीमतों का ये जो सुनामी है, वो नहीं थम रही है। लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर है। 1 किलो चांदी की कीमत में 13,117 रुपए एक दिन में बढ़ी है। आप जरा समझिए, 13,117 रुपए एक दिन में बढ़ी है। अब चांदी की कीमत 2,32,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर है। और इतना देखिए, 25 दिन में 50,000, आप समझ रहे हैं, 25 दिन में 50,000 बढ़ गया है सिर्फ चांदी की कीमत। सोने की कीमत में लगभग 1,287 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अब सोना प्रति 10 ग्राम 1,38,000 रुपए हो चुका है। ऑल टाइम हाई पर है ये सब। 5 दिन में चांदी में 10% का जोरदार उछाल दर्ज किया गया है और एक महीने में चांदी के दामों में 40% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ और सिर्फ हम दिसंबर 2025 की बात कर रहे हैं, यानी कि 2025 में अब तक चांदी 155% की जोरदार तेजी पर है। ये लगातार हम आपको दिखा रहे। देखिए, 1 दिसंबर को चांदी की जो कीमत थी वो मार्केट में कितनी थी? 1,82,000 रुपए की थी। 10 दिसंबर को महज 9 दिन बाद 1,91,000 पर पहुंची। 2 दिन बाद 2 लाख के पार पहुंच गया और 22 दिसंबर को 2,14,000, तो वहीं 26 दिसंबर यानी कि आज 2,32,000 पर पहुंच गई। यानी कि अब चांदी की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, अब ये भी आपकी पहुंच से दूर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए चांदी का 20 साल का सफर देखिए, 12,000 रुपए प्रति किलो था। 17 नवंबर 2005 की बात है, 20 साल पहले कितना था? 12,000 रुपए प्रति किलो। और अब 26 दिसंबर 2025 2,32,000 तक पहुंच गया। आगे देखते हैं, चांदी की ये जो डिमांड है, ये जो दामें क्यों बढ़ी हैं, उस पर हम बात करेंगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई काफी कम है। अब सप्लाई क्यों कम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड में भारी उछाल हुआ है।
क्योंकि तांबा जिससे चिप बनाया जाता था, जो तमाम चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें जंग नहीं लगता था, उसका इस्तेमाल अब कम हो गया है। सोलर एनर्जी, ईवी, एआई, हार्डवेयर और डेटा सेंसर्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, जिस वजह से दामों में उछाल है। कुछ बाजारों में स्टॉक काफ़ी कम है, इस वजह से भी चांदी की दामें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं शरद कोहली सर, उनसे जुड़ते हैं और एक बार जान लेते हैं कि आखिर ये जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इनका कारण क्या है। जी सर। नमस्कार सुचिता, आपको और न्यूज इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, चांदी के और सोने के दामों ने बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड, अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसी रेट बढ़ोतरी हुई है। इसके 2-3 मुख्य कारण है, वो हम समझ लेते हैं। पहला कारण जियोपॉलिटिकल टेंशंस का बढ़ना। विश्व में जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है पिछले कुछ दिनों में, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, हालांकि उन्होंने युद्ध रुकवाने के बहुत प्रयास किए पर वो बहुत सफल नहीं रहे हैं। अमेरिका, वेनेजुएला, रशिया यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा घमासान हो चुका है, बल्कि उसका विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने का इस समय खतरा बना हुआ है नेटो और रशिया के बीच में। इसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया का जो युद्ध ट्रंप साहब ने रुकवाने की दावा किया था, वो युद्ध दोबारा भड़क चुका है। चाइना जापान में टेंशन है, चाइना ताइवान में टेंशन बहुत सालों से चल रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बीच में टेंशन फिर पैदा हो जाती है। तो इन सबको देखते हुए इसको हम जियोपॉलिटिकल टेंशन जब जब होती है तो इन प्रेशियस मेटल्स में लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और इसको रिस्क हेज करने का एक माध्यम माना जाता है, तो इसलिए निवेश बढ़ जाता है। दूसरा कारण, यूएस ने अपने फेड रेट्स घटाए हैं, यानी कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं। जब जब इंटरेस्ट रेट घटता है, और आगे भी 2026 में रेट घटने का एक बात जिक्र सामने आया है, तो ऐसी जब उम्मीद होती है तो लोगों का सोने और चांदी पे विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक में रखा पैसा या फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसमें फिक्स रिटर्न आता है, उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाता है और वो पैसा सोने चांदी में जाता है। तीसरा बड़ा कारण, यूएस डॉलर भारतीय रुपए के खिलाफ तो मजबूत हुआ है, परंतु बाकी विश्व की जो करेंसी है, 4 मुख्य करेंसी सुचिता, जिसमें यूरो है, जापानीज येन है, स्विस फ्रैंक है और ब्रिटिश पाउंड है। इन 4 करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। तो यूएस डॉलर जब कमजोर होता है तो डॉलर की दादागिरी, डॉलर का दबदबा, डॉलर का रुतबा, तो गोल्ड को अगली मेजर ऑफ वैल्यू माना जा रहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय करेंसी कल को डॉलर नहीं रहा या लोगों का अमेरिकन अर्थव्यवस्था पे विश्वास उठा, तो ऐसे में सोना एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में ट्रेड किया जाएगा। चांदी की आपने बात करी, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको बताया, और ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरा एक ये भी हुआ है कि कुछ देशों ने चांदी की होर्डिंग करी है, इसमें चाइना एक है। उन्होंने इसको रेयर अर्थ मेटल मान लिया है, जो 17 रेयर अर्थ मेटल है उसमें उन्होंने चांदी भी जोड़ दी है और उसको उन्होंने अपने यहाँ इकट्ठा करके रखा है। एक और बहुत बड़ा कारण सुचिता, जो लोगों को जानना जरूरी है, कि इसकी डिमांड बढ़ने से जो ईटीएफ है, जिनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, जो निवेश के लिए एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, सोने और चांदी पर आधारित होता है, उसकी मांग लगातार बढ़ रही है। तो जब जब ईटीएफ में लोग निवेश करते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उतना सोना चांदी अपने पास रखना पड़ता है। ये और आखिरी कारण, जिसको हम कभी ना भूलें, कि जो जो हम उसका जिक्र करते हैं, जो जो उसका चिंतन करते हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, आपको सारे थंबनेल सोना चांदी के ऊपर दिखाई देंगे। तो उससे लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लोगों ने अपना शेयर मार्केट से पैसा निकाल के, प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के, फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकाल के सोने चांदी में लगा दिया है। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, तौर वैसे पर वैसे लोगों कीमत में बढ़। अब एक चीज आ गई है कि सोने चांदी की कीमतों में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये जो उछाल हो रहा है, इसका एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सोना या चांदी खरीद के पैसे को सेव कर दीजिए, क्योंकि आने वाले साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में सोने चांदी की कीमतें डबल हो रही हैं सीधे। तो क्या ये एक ऐसा रास्ता बन गया है अब लोगों के बीच में, जो सेविंग करना चाहते हैं वो सोने चांदी को खरीद कर अपनी अलमारी में ऐसे भर लें ताकि आने वाले समय में, 1-2 साल में उनको जबरदस्त रिटर्न मिल सके? नहीं सुचिता, मेरी इसमें थोड़ी सी राय भिन्न है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सारे पैसे को एक ही जगह कभी नहीं निवेश करना चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोने चांदी में, मैं ये आप बड़ी बात कहने जा रहा हूं, एक बबल भी बन रहा है। आप शायद नहीं जानते होंगे, और जो दर्शक नहीं जानते, आप नहीं जानते, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सोने और चांदी में बेइंतहा सट्टेबाजी भी होती है।
इसको हम डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। कमोडिटी मार्केट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे सोना और चांदी खरीदा और बेचा जाता है, फिजिकली नहीं एक्सचेंज होता है, हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो भी एक बबल बन रहा है। तो इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा करके SIP के जैसे करते हैं, सिप कर करके आप लंबे वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा जब जब करेक्शन आए आप लगाते रहे, और 5 साल के लिए आप इसको एक पीरियड लेके चले तो आपको जरूर फायदा देगा। पर छोटे टर्म में सुचिता ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी भी करेक्शन आ सकती है, और करेक्शन आई तो जो छोटे वक्त के निवेशक हैं वो घबरा जाएंगे, उनको लगेगा हमारा लॉस हो गया। और मैं यहां पर आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके निवेश करना चाहिए, क्योंकि निवेश की राय एक व्यक्तिगत राय होती है। हम और आप मिलके एक न्यूज का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से सोना चांदी बढ़े हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से करेक्शन आ सकती है। अगर आप निवेश का निर्णय लेना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, तब लीजिए। परंतु जो वैश्विक हालात इस वक्त बन रहे हैं सुचिता, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी लंबे वक्त में सोने और चांदी की कीमतें बाकायदा दुरुस्त रहेंगी। 2,25,000 टन आज तक सोना माइन हो चुका है, यानी उसका खनन हो चुका है। और ऐसा माना जाता है सुचिता कि कुल 50,000 से 1 लाख टन तक सोना धरती में इस समय बचा है, जो कि 15 से 20 साल में सारा खनन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में इसकी शॉर्टेज, और सिल्वर की शॉर्टेज तो इंडस्ट्रियल यूज की वजह से भी है। लोग निवेश भी कर रहे हैं, गहने और बर्तन भी बन रहे हैं, और इन चीजों सर, में एक सवाल मेरा आपसे है, बहुत ही जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। आमतौर पर सोने चांदी की जब कीमतें बढ़ती है, जो घर की गृहणियां, उनके मन में सवाल उठता है कि क्या महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर उनकी जेब पे पड़ेगा क्या? नहीं, सोने चांदी की कीमत बढ़ने से महंगाई पे फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका सबूत मैं आपको दे देता हूं कि हाल में महंगाई की दर हमारी 1 परसेंटेज पॉइंट से भी नीचे है, यानी 100 बेसिस पॉइंट से भी नीचे है। परंतु सोना चांदी तो आप देख रहे हैं कई दिन से, कई महीनों से, बल्कि 2-3 साल से ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे महंगाई का हाँ, एक इशारा जरूर करता है ये सुचिता कि सोने और चांदी की कीमतें इस प्रकार से बढ़ना, ये इशारा करता है, मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते बता सकता हूं कि वैश्विक मंदी के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि जब मंदी आती है तो सोने चांदी पर विश्वास बढ़ जाता है। बिल्कुल। हो सकता है ठीक है सर, 2026 में क्योंकि हमें मंदी लगातार सोने चांदी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो घर की गृहणियां जिनको गहने बहुत पसंद है, उनके माथे पर अब इस चिंता की लकीर भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए सर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर और जो हत्याएं हो रही है, इन घटनाओं को लेकर भारत में भी लोग हैरान हैं और काफी ज्यादा आक्रोशित भी हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता अचल यादव ने दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचकर लोगों से बातचीत की। बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है, और ऐसे में देश भर में हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार को लेकर विरोध के सुर भी तेज हो चुके हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र यानी कि जामा मस्जिद के पास न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है और यहां पर मुस्लिम समुदाय से जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। आइए मेरे साथ और बात करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से। बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार अल्पसंख्यकों पे हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, ये गलत होना चाहिए। यहीं पर हमने देखा इसी बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इस पे बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये भाईचारे की बात है यहाँ पर बोलना। कहीं भी हो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हर जगह कानून है, संविधान है। जिस तरह से दूसरी वारदात हुई है जिसमें हिंदू को जलाया गया, क्या शरिया ऐसा कहता है किसी निर्दोष को आप जला दो, मार दो? नहीं, ये इस्लाम नहीं कहता। हाँ। और इस्लाम में ये जायज़ भी नहीं है किसी को जलाना, मारना, पीटना। और हमारा मुसलमान हिंदुस्तान में एक कौम है, सब एक साथ में रहते हैं। क्या कहोगे ऐसे लोगों को जो कि कह सकते हैं कि हिंदुओं को जला रहे हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या भारत सरकार को भी आपको लगता कार्रवाई होगी? बेशक ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, बांग्लादेश के अंदर जो
देखिए, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हम लगातार न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है कि जो कि हिंदुओं को क्योंकि बांग्लादेश में जलाया जा रहा है और उस पर बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक व्यक्ति जरूर मिले जिन्होंने कहा गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो हिंदुओं को जलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हम इसमें कुछ नहीं कह जाएंगे। जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो करना चाहते हैं, वो सब गलत है। अगर उसमें जिसका भी हाथ है उनको करना ही गलत है, जो नहीं करें वो। क्या वहाँ के लोगों को यूनिट सरकार का तख्ता पलट कर देना चाहिए? तख्ता पलट जानबूझ के करना चाहिए उनको। पहले उनकी तलाश करनी चाहिए, ये कौन कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। उनकी इन्वॉल्वमेंट भी पाई जा रही है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो अलग देश है, बांग्लादेश अलग देश है। तो बांग्लादेश को सपोर्ट तो पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जो करना चाहिए, कटोरा छाप देश जो कि भारत से ही बना हो है, और वो जाके अगर भारत को तबाह करने के लिए किसी और का सहारा ले, तो ऐसे देश को क्या सबक सिखाना चाहिए? इसके ऐसे देश को कोई सबक नहीं सिखाना चाहिए। जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर उनके पाकिस्तान को सबक ना सिखाया जाए? नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। 7 दिन में 2 हिंदू जलाए गए हैं बांग्लादेश। गलत बात है, बिल्कुल ही नाइंसाफी है। हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं इसमें, और सबका एक दूसरे से ताल्लुक है। एक दूसरे के बगैर किसी का गुजारा नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो उसके अंदर। हाँ, ये गलत बात है बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए क्या करना है, नहीं क्या क्या करना। यहाँ पर हमने जामा मस्जिद पे बातचीत की बहुत सारे लोगों से, सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग इंसानियत को देखते हुए इस प्रकरण को गलत बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग चुप्पी साधे हुए हैं या इस चीज़ को सही मान रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि हिंदुस्तान में लगातार जो है वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि क्या वहाँ हिंदू सुरक्षित हो पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली जामा मस्जिद। बांग्लादेश में विगत समय में हुए 2 हिंदू हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से भारतवर्ष में तमाम जगह आक्रोश और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसी के चलते आज बुलंदशहर में भी जगह जगह पर बांग्लादेश और बांग्लादेश की सरकार का पुतला फूंका गया। आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर क्षेत्र से कुछ लोग जो यहाँ मौजूद है इस समय एक पार्क में, जिनके द्वारा यहाँ ये प्रदर्शन किया गया। इनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे व्यापारी भी हैं, ऐसे समाज सेवी भी हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बांग्लादेश सरकार का, बांग्लादेश के रहने वालों के अंदर क्या भाव है जो जिस तरीके से ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? देखिए, जो पहले जो हत्या हुई थी वो दीपू नाम का हमारा हिंदू भाई था, जिसे बांग्लादेश में इस्लामिक धर्म ने, जो मुसलमानों ने उसकी जिंदे को पेड़ से लटकाकर आग लगाकर हत्या कर दी। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। इसके विरोध में संगठन के अनुसार हमने अपने अनूपशहर जिले में 3 पुतले दहन किए और अपना सभी हिंदुओं ने, कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया। अगर ऐसा अब उसके बाद में पता लगी है कि कल फिर एक हिंदू को वहां पे मारा गया है, और ये दोनों ही जो हिंदू मारे गए हैं हमारे, देखिए, सब हिंदू भाई हैं, दलित समाज से आते हैं। और जो हमारा इस समय, हम ये मानते हैं कि जो वहाँ बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और हम अपनी सरकार, जो हमारी भारत की सरकार है, इससे भी हम आग्रह ये करते हैं कि जो वहां से कोई भी सामग्री हमारे भारत को आती है या भारत से वहां के लिए सामग्री जाती है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। जब जागो तब सवेरा, हमें जागना ही होगा। हम सभी हिंदुओं को संगठित होकर और इस्लामिक जो स्टेट हैं उनके बारे में, आतंकवाद के बारे में बच्चों को सिखाना होगा, या हमें भी कुछ जागृत होना होगा। जागृत होना सबसे बड़ी प्रक्रिया है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से सही से निवारण करे और इसे हमें संतुष्टि होगी। ये निंदनीय घटना है, और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, जो कि चंद्रशेखर रावत दलितों का मसीहा बनते हैं, उनको अब इस समय कोई उनका ना तो मुंह खुला है, दही जमा हुआ है, ना कांग्रेस बोल रही है ना सपा बोल रही है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बांग्लादेश के लिए एक हिदायत दें कि इसको बंद करें, अन्यथा अपनी सेना को भेज करके बांग्लादेश को भारत में दोबारा से विलय किया जाए। पहले बांग्लादेश में भारत पाकिस्तान का हिस्सा था ये, और जब ये अलग हो गया, अब वहां पर हिंदू की दुर्दशा अभी कुछ दिन पहले हुई, और अभी ये पुलिस की कस्टडी में था व्यक्ति हमारा, और पुलिस की कस्टडी से छीनकर
पहले उसे मारा गया और उसके बाद में उल्टा लटका के उसके साथ में आगजनी की गई। लेकिन हमारी सरकार से, मैं अपनी सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार एक ऐसा एक्शन ले कि वहां दिन पे दिन अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ में, और वो दलित समाज से हैं, लेकिन हम सब हिंदू भाई भाई हैं। लेकिन हमारा चंद्रशेखर रावण बिल्कुल मौन है, विपक्ष सरकार बिल्कुल इस बात पे मौन है। इस घटना को अगर सन 71 के युद्ध से कंपैरिजन करेंगे तो सन 71 के युद्ध में अलग परिस्थितियां थी। उस समय क्या था कि शेख मुजीबुर रहमान की सरकार, जो आम चुनाव हुए थे, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को भारी बहुमत मिला था। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हिंदुओं में बहुत जातिवाद है, तो मुझे लगता है कि हिंदुओं में उनकी अपेक्षा तो बहुत कम है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान एक नीची जाति के वो थे और उनको प्रधानमंत्री की शपथ इसलिए नहीं दी गई कि वो एक नीची जाति के मुसलमान थे। मैं अपनी सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जो परिवार के बच्चे के संग, हमारे हिंदू बच्चे के संग जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, जिससे हम सभी हिंदू भाइयों में बहुत आक्रोश है। कम से कम सरकार इतना तो कर सकती है कि उस परिवार की मदद करे। भारत सरकार को इस विषय पर जरूर सोचना होगा, अन्यथा यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनका ये भी कहना है कि अगर उनके साथ अत्याचार इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कहीं ये इंटरनल विद्रोह की स्थिति ना पैदा हो जाए, कभी कोई आक्रोश इतना ना बढ़ जाए कि आम जनमानस विद्रोह पर आमादा हो जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंह के साथ पुनीत शर्मा, न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। तो देखा आपने कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अब लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और लोगों की मांग है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसे रोकने के प्रयास करना चाहिए। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली का विज्ञान भवन 10 साल के मासूमों के जज्बे का गवाह बना जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिरोजपुर के श्रवण सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सौंपा। श्रवण के गले में पदक देख सबकी आंखें नम थी। भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस नन्हे जाबाज के गजब के साहस को देखकर सब नतमस्तक हुए। सीमावर्ती गांव चकरतावाली का ये बच्चा आज देश के लिए मिसाल बन चुका है। अपनी छोटी सी उम्र में उसने वो कर दिखाया जो बड़ों के लिए कठिन है। मई की तेज गर्मी और सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच श्रवण का हौसला कभी भी नहीं डगमगाया। पुरस्कार मिलने के बाद श्रवण ने बड़े ही मासूम और गर्व भरे लहजे में अपना अनुभव साझा किया। उसने कहा, मैं फिरोजपुर से हूं और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो हमारे गांव में फौजी आए थे। मैं देश की रक्षा करने के लिए वहां पर जो फौजी आए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो उनकी मदद करते हैं। ये बात एक छोटा सा नन्हा बच्चा कह रहा था जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं उसके लिए, यानी कि वो जो जाबाज मेरे गांव में आए थे, मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेकर जाता था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये सम्मान मिलेगा। श्रवण की इन बातों ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। श्रवण सिंह फिलहाल मदटोट के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा के छात्र हैं। जब सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चुनौतियां बढ़ी तो श्रवण सैनिकों के लिए सहारा बना और रोजाना पानी, दूध और लस्सी जैसी सामग्रियां वो सीमावर्ती चौकियों पर पहुंचाता था। इतनी कम उम्र में उसकी ये निस्वार्थ सेवा सैनिकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। श्रवण के पिता सोना सिंह को अपने बेटे की इस बहादुरी पर बेहद गर्व है। पिता के मुताबिक श्रवण बचपन से ही सेना के जवानों को अपना हीरो मानते हैं। जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी और हमारे फौजी आए थे उधर और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। कैसा लग रहा है जब अवार्ड मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिला। मैंने सपने भी नहीं सोचा था। हमारे जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी और हमारे फौजी आए थे उधर और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। कैसा लग रहा है जब अवार्ड मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिला। मैंने सपने भी नहीं सोचा था।
तो सुना आपने कि एक छोटा सा बच्चा अपनी बहादुरी की कहानियां इतने हर्ष से सुना रहा था कि मुझे नहीं पता था कि अवार्ड मुझे मिलेगा, लेकिन उनकी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात बलूचिस्तान के लोगों की करेंगे। एक बार फिर से बलोचों को जिन्ना का धोखा याद आ रहा है। समझाते हैं पूरा मामला। बलोच नेता मीर यार बलोच बोले कि जिन्ना कायदे आजम नहीं बल्कि शैतान है। अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान जो पूरा देश बना उसके बाद से जिन्ना को कायदे आजम बुलाते थे, लेकिन कायदे आजम को अब शैतान कहा जा रहा है। बलोच नेता मीर यार ने जिन्ना को कायदे आजम नहीं बल्कि शैतान कह दिया, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा, और ये भी कहा क्योंकि 27 मार्च 1948 को जिन्ना ने ही बलूचिस्तान पर हमला करवाया था, यानी कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान अलग हुआ, एक अलग संप्रभुत्व देश बना, लेकिन महज 227 दिन की आज़ादी के बाद पाकिस्तान में उसे हमला करके मिला लिया गया। लिहाजा जब पाकिस्तान जिन्ना के बर्थडे पर उनको याद कर रहा था तो बलोच जिन्ना को गाली दे रहे थे। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर बलोच के इस मूवमेंट पर भी चर्चा करेंगे। बलोचों को फिर याद आया जिन्ना का धोखा। बलोच नेता बोले जिन्ना कायद आजम नहीं शैतान था। बलोच नेता मीर यार ने जिन्ना को बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा। पाकिस्तान जिन्ना को याद कर रहा है, बलोच गाली दे रहे हैं। अलग देश बनाने के लिए पाकिस्तान के लोग मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम कहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में तो जिन्ना को गद्दार कहा जाता है। बलूच नेता ने जिन्ना को शैतान कहा है। पाकिस्तान में 25 दिसंबर को मोहम्मद अली जिन्ना की 149वीं जयंती मनाई गई। इसी दौरान देश भर के नेताओं ने जिन्ना को याद किया और अलग पाकिस्तान बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान के नेता ने जिन्ना को शैतान कहकर याद किया है, क्योंकि उसकी वजह से ही उनका प्रांत पाकिस्तान का जबरन हिस्सा बना। लंबे समय से बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की लड़ाई लड़ रहे मीर यार बलूच ने कहा है कि जिन्ना एक शैतान और धोखेबाज था, जिसने 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर हमला किया। 25 दिसंबर 1876 को इस दुनिया में एक शैतान पैदा हुआ था। वो बलूचिस्तान के कलात के खान अहमद यार खान का कर्मचारी और वकील था। उसने ब्रिटेन में बलूचिस्तान के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। उसने बलूचिस्तान के साथ गद्दारी की। 27 मार्च 1948 को मिलिट्री हमला कर आजाद बलूचिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा किया। बलूच राष्ट्र ने कभी भी पाकिस्तान की गुलामी स्वीकार नहीं की और ना ही करेंगे। आज पाकिस्तान में कोई भी जिन्ना को इज्जत की नजर से नहीं देखता। जिन्ना का दुखद अंत दुनिया के लिए सबक है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और सरकार को लेकर बवाल है, आग लगी हुई है। बलोच आजादी चाहते हैं। लोगों को लगता रहा है कि उनको गलत तरह से पाकिस्तान में शामिल किया गया। अब ऐसे में बलोच अक्सर जिन्ना पर भड़ास निकालते हैं। अब इतनी ज्यादा आग भड़क चुकी है कि पाकिस्तानी की बलूचिस्तान में एंट्री ही बैन है। पाकिस्तानी अपने 64% हिस्से में एंट्री नहीं कर सकते। ये बात मुनीर और शहबाज को खाई जा रही है और अब वो दिन भी दूर नहीं जब बलूचिस्तान अपनी आजादी ले ही लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने कि बलोचों को आखिर क्यों इस वक्त जिन्ना की ऐसी याद आई और उसकी गद्दारी याद आई। बलोच पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, 44% का हिस्सा वो कवर करता है और जिस तरीके से वहां पर जो खनिज पदार्थ है जिसके बलबूते पर पाकिस्तान इस वक्त खा पी रहा है, उसी को लेकर ये पूरी लड़ाई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अहमद मस्ती खान साहब जुड़ चुके हैं बलूच पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और मस्ती खान साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे, क्योंकि जिन्ना के बर्थडे पर जिस तरीके से पाकिस्तान में सबने सेलिब्रेट किया, याद किया, लेकिन बलोच के मन में कहीं ना कहीं ये कसक अब उठी है कि जिन्ना की वजह से ही और जिन्ना के धोखे की वजह से ही आज बलूचिस्तान का ये हाल है। आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखें, ये जिन्ना मरदूद जो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कायदे आजम नहीं बल्कि क्विजलिंग आजम, क्विजलिंग एजेंट को कहते हैं ना जी,
तो जो पाकिस्तान का नाम जिसने रखा था चौधरी रहमत अली, एक शागिर्द थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उसने पाकिस्तान जो लफ्ज क्वाइन किया था उसकी वो थी। उन्होंने ही कहा जिन्ना साहब को कि ये तो कायदे आजम नहीं क्विजलिंग आजम है। और जिन शख्स ने पाकिस्तान का नाम रखा था चौधरी रहमत अली, उन्हीं को पाकिस्तान ने बाहर निकाल दिया था। वो पाकिस्तान में नहीं रह सके थे, दोबारा भाग गए थे कैम्ब्रिज। तो ये पाकिस्तान जो है इंतहाई गैर जरूरी नामाकूल मुल्क। कल के दिन मैं दोबारा धुरंधर देखने गया था। मैं अब 2 मरतबा धुरंधर देख चुका हूँ। यहाँ सिनेमा में लगी है। तो मैं वहां से जब निकल रहा हूँ तो कुछ हमारे इंडियन अमेरिकन दोस्त वहां से निकल रहे थे। हमारा यही ख्याल था कि गैर जरूरी तौर पर ये जो गोरों ने ये मुल्क बना के किया है, जो पूरे भारत को इन्होंने ये मुल्क बना के पीछे रोक दिया। आज अगर हम एक होते तो दुनिया में नंबर 1 होते, बिल्कुल कोई शक इसमें नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी जिहादी माइंडसेट, अपनी जो है सेपरेटिस्ट माइंडसेट, ये हमें कहते हैं सेपरेटिस्ट, ये पंजाबी जिहादी मुसलमान, ये पता नहीं कौन सा जानवर है। इस जानवर को बहुत डीप रिफ्लेक्शन करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि ये क्या हैं, ये कौन हैं। ये कभी अपने आप को अरब कहते हैं, कभी अपने आप को तुर्की कहते हैं, ये अपने धरती से नफरत करते हैं, ये अपने शनाख्त से नफरत करते हैं। अब मैं देख रहा था ये सोहेल आफरीदी साहब, जिनको कि ये जो इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, वो लाहौर पहुंचे और वहां लाहौर में जो है नारे लग रहे हैं कि भाई कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज इमरान खान को कौन बचाएगा? पाकिस्तान को शायद इमरान खान बचा दे। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान को ये लोग छोड़ दें। मुझे तो नहीं लगता है कि इमरान खान को जिंदा छोड़ेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इमरान खान को कौन बचाएगा? ये इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो चलाने वाला है वो अमेरिका है। आप देख रहे डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म का झूठा, किस किस्म का बेकार सदर है। कल के दिन में जो हूँ, एक जो पेंटागन, जो इनके फौज, इनके पूरी जो मिलिट्री है, उनके पुराने एक स्पोक्स पर्सन है, उनके साथ में क्रिसमस में बैठा था। वो कह रहे थे कि भाई हम सबको बहुत तशवीश है इस ट्रंप के बारे में, क्योंकि जैसे ही ये अपना मुंह खोलता है सिर्फ झूठ ही निकलता है इसके मुंह से। और आपने देखा ट्रंप ने क्या कहा पहले, आज पाकिस्तान कैसे चल रहा है। इस जिहादी जनरल, ये जिहादी जो है, देखिए कितनी मजे का खेस बात है, कितना झूठा फ्रॉडिया मुल्क है। जिन्ना के बारे में तो आप मुझसे, मैं क्या कहूँ, मुझे तो शर्म आती है इसके बारे में बात करते हुए भी, कि ये तो अपने बहन के साथ इश्क में मुब्तला था। ये तो लिखा हुआ है, ये तो हिस्ट्री में है। ये तो इसके बारे में हम क्यों शर्माए कहते हुए हकीकत को? ये हकीकत था। इन्होंने क्या किया, जो कश्मीर के ऊपर कब्जे को तो अपनी जगह पर, बलूचिस्तान पे कब्जे, और आज हमारी लड़कियों को अगवा करके ले जा रहे हैं। हमारी लड़कियां तकरीबन 7 लड़कियां इस वक्त इन्होंने बिल्कुल सर, यही बात है ना, क्योंकि बलूचिस्तान ने बहुत पहले से एक संघर्ष देखा है, एक लड़ाई देखी है। उसके बाद महज आज़ादी मिलने के 227 दिन बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है। माथुर सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य इस वक्त बलूचिस्तान है, बहुत बड़ा एरिया एक कवर करता है, तांबा और खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा भंडार है। पाकिस्तान फलता फूलता बलूचिस्तान की वजह से, लेकिन बलूचिस्तान आज भी उतना पिछड़ा हुआ है, इसका कारण क्या? जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात साफ बताता हूं कि पाकिस्तान, जैसे कि अमर भाई कह रहे थे, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी न था, न है, न होगा। ये बात आप बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लीजिए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विलय दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ्रॉड रहा है, और इस फ्रॉड की वजह यही है
कि पाकिस्तान का जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, तभी वो आज जिस प्रकार की आवाजें जिन्ना के खिलाफ बलोचिस्तान में उठ रही हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बलोचिस्तान के साथ धोखा किया। दुनिया को पता है, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। बलोचिस्तान को आजादी 11 अगस्त 47 को मिली थी, यानी कि पाकिस्तान से 3 दिन और भारत से 4 दिन पहले। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद उन्होंने धोखे से गन पॉइंट पर 28 मार्च 1948 को विलय पर दस्तखत करवाए हैं, गन पॉइंट पर। ये एक सब पूरी दुनिया इस बात को जानती है। अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है बलूचिस्तान का भूगोल। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान है, जो कि कभी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो उसके ऊपर के जो संसाधन हैं वो आप देखिए किस प्रकार के बलूचिस्तान में है, चाहे वो वहां पर खजूर की फसल हो या और भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो या और भी कई चीजें हो, वो तमाम चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तीसरी बात, जमीन के अंदर खनिज, रेयर अर्थ मेटल्स, सोना, गैस, पेट्रोल, सब कुछ। फिर जो इनका कोस्ट है, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो अगर बलूचिस्तान निकल गया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान मेरे हिसाब से बलूचिस्तान जाने के बाद बिल्कुल छोटा, एक लैंडलॉक्ड तो नहीं कहूंगा, एक बहुत छोटा, भारत के किसी छोटे राज्य के बराबर का राज्य बन करके रह जाएगा। ये बात, वो इस बात को समझते हैं। आज जिस प्रकार से दमन कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर आप देखिए, सबसे ज्यादा आप वहां से चीजें निकाल रहे हैं और सबसे कम वहां पर पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे कम वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। पढ़ाई लिखाई किसी भी क्षेत्र में बलूचिस्तान पाकिस्तान के शेष भागों के साथ नहीं है, और पंजाब के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने वहां पर दोयम दर्जे का उनको ट्रीटमेंट दिया। फिर आपने 70s में जनरल टिक्का खान को अनलीश कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनरल टिक्का खान, आप आज इसको पूछ सकती है, ओपन सोर्स डोमेन में अवेलेबल है कि किस इसको बलूचिस्तान का बुच्चर कहा जाता है, बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान। जिस प्रकार का अत्याचार वहां पर किया, फिर यही टिक्का खान बांग्लादेश में गया और बांग्लादेश में भी 4 लाख महिलाओं के साथ बर्बरता करके बिल्कुल बंगालियों को माथुर सर, इसीलिए तो चर्चा भी जरूरी है ना, कि लगातार इतने संघर्ष के बीच में भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान जो जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जो चीजें निकलकर अब सामने आ रही है, वो काफी चिंताजनक स्थिति बना रही है। माथुर साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहेगा। एक रिपोर्ट हम अपनी जनता के साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए, बलूचिस्तान अब नो ट्रेन जोन बनता जा रहा है। बलोचों ने इतनी गदर मचाई है कि पाकिस्तान को इस इलाके में जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल, चमन एक्सप्रेस को चलाने के लिए उन पर मशीन गन लगानी पड़ी। इतना ही नहीं, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा। हालांकि बलोचों के खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। जिन्ना के बर्थडे पर पूरे बलूचिस्तान में कैसे कर्फ्यू लगा दिया गया है, एक रिपोर्ट देखिए। जिन्ना के बर्थडे पर पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू। जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल, चमन एक्सप्रेस कैंसिल। बलोचों के बड़े हमले का अलर्ट, ट्रेन के साथ मालगाड़ियों तक को रोका। बलोचों का डर, जाफर एक्सप्रेस पर बंदूकें भर भर। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस दुनिया की पहली ट्रेन होगी जिसकी सुरक्षा के लिए कोचों के ऊपर मशीन गन लगाई गई है। जाफर एक्सप्रेस को बीएलए और टीटीपी के हमलों से बचाने के लिए ये विशेष सिक्योरिटी कोच लगाए गए। देखिए कैसे कोचों को अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस किया गया है। बलूचिस्तान से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेनों के ऊपर ऐसे ही भारी मशीन गन, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया है। हालांकि बलोचों के खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। दरअसल जाफर एक्सप्रेस पर इसी साल कई हमले हो चुके हैं। 11 मार्च 2025 को बोलन पास के पास सबसे बड़ा हमला हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया था। ट्रेन को पहले पटरी से उतारा गया, फिर अंदर घुसकर आग लगा दी गई और गोलीबारी की गई। इस हमले के दौरान सुरक्षा बलों के कई जवान मारे गए। ऑपरेशन के दौरान कई बलोच लड़ाकों को मार गिराया गया।
और कई बंधकों को छुड़ा लिया गया। पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी, हर कोई हैरान रह गया। सब यही बोले अब इस सफर पर कभी नहीं जाएंगे। इसके बाद भी ट्रेन का रूट नहीं बदला। जैकोबाबाद, कोलपुर, मस्तुंग दाश्त, शिकारपुर में हमले होते रहे, लिहाजा अब जाफर एक्सप्रेस को बीएलए और टीटीपी के हमलों से बचाने के लिए ये विशेष सिक्योरिटी कोच लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, ताजा खबर तो ये है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान सूबे में रेल सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इस प्रांत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले का इनपुट मिला था। इस चेतावनी के कारण पाकिस्तान रेलवे ने पूरे बलूचिस्तान में सभी ट्रेन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया। जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल और चमन एक्सप्रेस सहित यात्री ट्रेन, साथ ही मालगाड़ियों को भी अगले आदेश तक रोक दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि बलूच अलगाववादी समूह मोहम्मद अली जिन्ना के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को ट्रैक को फिर निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद रेल संचालन को तुरंत बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे एक एहतियाती कदम बताया है, जिससे किसी बड़ी घटना को टाला जा सकता है। सवाल ये कि ऐसी खतरनाक ट्रेन के सफर पर निकलना कौन चाहेगा? वाकई बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों की एंट्री पूरी तरह बैन है। किसी को जाना है तो वो अपने रिस्क पर जाए। तो एक बार फिर मस्ती खान साहब आपके पास आना चाहूंगी। बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान को ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप पाकिस्तानी डरे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर इस डर के बावजूद, इस खौफ के बावजूद सेना को ऐसे मरने के लिए छोड़ देना और आखिर चर्चा करके टेबल पे बैठ के इस मैटर को सुलझाया क्यों नहीं जा रहा? देखें, ये उन मुल्कों में होता है जो जिनकी तारीख होती है, जिनका एक हिस्ट्री होता है, जहां पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर मसलों को बातचीत के जरिए, इंसानियत के जरिए सॉल्व किया जाता है। ऐसा मुल्क जो कि किसी और के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया हो, जो कि मगरबी साम्राज्य ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया था, और उसी के जो डर्टी काम, वो तो ये खुद मानते हैं, इनके लोग जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने खुद माना है कि हम लोगों ने जो है अमेरिका का सारा जो गंदा काम, जो अमेरिका का बंगी हम बने हैं, और वो बंगी का काम वो आज तक जारी रखे हैं। अब जो है ये 3500 लोग अपने जो है गाजा में फलस्तीनियों के खून बहाने के लिए भेज रहे हैं। ये जो फौज रेंटर आर्मी है, जिसने कि पूरा आग लगाया हुआ है। 2-3 दिन पहले जब शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इमरान खान से बातचीत करना चाहते हैं, कुछ जो उलमा कराम जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया। तो क्या हुआ, आपने देखा कि GHQ में ये फौजी जनरल सारे बैठे, जो अमेरिका के दलाल, जो रेंटर फौज के जो ये हैं, इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम तो कुचल देंगे, हम सबको कुचल देंगे, जो भी फौज के आगे आएगा हम उसको कुचलेंगे। ये इस किस्म का फौज है। ये हमारे इलाके में तो इनकी कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है भाई। देखे, हमें ये अपना हमसाया मुल्क समझे। हमारे लीडर जो हैं, जो हमारे डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं महारंग बलोच, उनको फिलफूल रिहा करें। हमारे जो हजारों लोग जो इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किए हुए हैं, उनमें से कई आज तक इनके गेस्टापोज में हिटलराइट आर्मी है, पाकिस्तान का ये हिटलरी फौज है, उसके पास हमारे लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हैं। उनको रिहा करें, हमारे साथ बैठें, बात करें, अपने फौज को निकाले। आइंदा अगर आप बलूचिस्तान में आएंगे तो पासपोर्ट वीजा के साथ आएंगे। ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये पाकिस्तान जो झूठ है। माथुर सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो दर्शक है उनके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि कश्मीर का मुद्दा लेकर पाकिस्तान हमेशा से बिलबिलाता रहता है कि जवाब दीजिए, पाकिस्तानियों पर, कश्मीरियों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भारत ठीक से उनको रहने नहीं दे रहा, तमाम तरीके की बातें आती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के हिस्से यानी कि जो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए जो बार बार लड़ रहा है, उसको लेकर बात नहीं कर रहा पाकिस्तान, आखिर ऐसा क्यों है? और बार बार कश्मीर को उठाना, विश्व पटल पर भी कश्मीर का मुद्दा उठाना, लेकिन बलूचिस्तान को ऐसे इग्नोर करना। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, कश्मीर का मुद्दा और बलूचिस्तान का मुद्दा बिल्कुल किसी तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं है। कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण
और स्वैच्छिक था। बिल्कुल। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, पूर्ण और स्वैच्छिक था। फिर कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना ने डर करके, वो घबराती है पाकिस्तान की सेना। मैं फिर इस बात को बता देना चाहता हूं कि ये एक अकेली ऐसी सेना है दुनिया की जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता और आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारा। ये पाकिस्तान की सेना ने उनके सुचित्रा, उनके पीछे छुपकर, कबायलियों के पीछे छुपकर कश्मीर पर हमला किया था। उसको हम छोड़ते हैं अभी। जहां तक सवाल बलोचिस्तान का है, बलोचिस्तान के खान कलात के खान के सिर पर बंदूक रख के उस जिन्ना ने, जिसने कि बलोचिस्तान का केस लड़ा, उस जिन्ना ने जिसने कि बलोचिस्तान को 11 अगस्त को 1947 में इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया, उस जिन्ना ने 27 मार्च पर 48 में हमला किया और 28 मार्च को बंदूक की नोक पे। तो इसको आप बिल्कुल सुचित्रा, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। कश्मीर में पाकिस्तान ने बिल्कुल आतंकवादी हमला किया था और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान ने उनको जबरदस्ती मिला करके आतंकवादी हमला किया है। दोनों जगह में एक ही सिमिलैरिटी है कि पाकिस्तान दोषी है और पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पीओजे के न कभी उनका था, न है, न होगा। उसी प्रकार से बलोचिस्तान भी न कभी उनका था, न है, न होगा। अब एक बात बताता हूं, ये बैठे हैं अमर भाई, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आप देखिए कि किस प्रकार से एक हर बलूच इस बात को मानता है कि ये बलोच जो हैं 10,000 साल से हैं, मुसलमान 1300 साल से हैं और पाकिस्तानी सिर्फ 70-80 साल से हैं, वो भी जबरदस्ती पाकिस्तान में। तो सुचित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान को, कि बलूचिस्तान के मुद्दे को कश्मीर के मुद्दे से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान में आज के हालात बनते जा रहे हैं, ये बहुत जल्द पाकिस्तान को रियलाइज हो जाएगा। इसीलिए आज बलूचिस्तान का एक और हिस्सा, वो अमेरिका, पासनी पोर्ट, अमर भाई, वो अमेरिका को देना चाहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो उनके वही बात है ना सर, पाकिस्तान सिर्फ अपनी मनमर्जी चला रहा है। ग्वादर पोर्ट चाइना को दे दिया, देश को बेच रहा है ये मुल्ला मुनीर, देश को बेच रहा है। यही सर चर्चा यही इसीलिए थी क्योंकि लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है और मुनीर की तानाशाही चल रही है, बलूचिस्तान इससे और भी ज्यादा परेशान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। तो बलूचिस्तान लगातार अपनी आजादी को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को लगातार इग्नोर करता हुआ चला आ रहा है। अब हम एक जरूरी खबर की ओर बढ़ेंगे। यह खबर रोहतास से है, जहां ट्रायल के दौरान 13 करोड़ रुपए का रोपवे गिर गया। रोहतास में न्यू ईयर पर चालू करने की तैयारी थी इस रोपवे को, और ट्रॉली का वजन ये रोपवे नहीं उठा पाया। ये जो पिलर्स यहाँ पर बने हुए थे वो वजन ही नहीं उठा पाए, सिर्फ ट्रॉली का वजन नहीं उठा पाए। जरा सोचिए कि न्यू ईयर पे अगर इसे शुरू किया जाता और लोग इस पर अगर सवारी करते तो इसका क्या हाल होता। सवारी से पहले ही ट्रायल पे ये रोपवे गिर गया। करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट कागजों में सिर्फ मजबूत दिख रहा था, लेकिन जब जमीन पर इसकी हकीकत को टेस्ट किया गया तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जिस तरीके से ये रोपवे के गिरे होने की नजर आ रही है, इसी से आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर इसमें इसकी जो क्वालिटी है, इस रोपवे की क्वालिटी है वो कितनी होगी। ट्रायल था, न्यू ईयर के पहले से इसको ट्राई किया जा रहा था कि न्यू ईयर पे इसको शुरू करेंगे, और न्यू ईयर में महज कुछ दिन रह गए हैं। आज 26 तारीख और महज 4 दिन बाद इसको शुरू किया जाना था। जरा समझिए कि अगर लोग यहाँ पहुंचते और इस रोपवे पर वो सवार होते तब इसकी स्थिति क्या होती। गनीमत रही कि ट्रायल में ही इसकी ये जो क्वालिटी थी, क्वालिटी चेक जो इसका हो रहा था और जो इसका ट्रायल चल रहा था, इसी में इसकी जो असलियत है वो सामने आ गई, जिस वजह से जो लोग वहां पहुंचते, जो इस पर सवार होते, उनकी जान बच गई है। लेकिन सवाल ये कि अभी अभी नया ये रोपवे बन ही रहा था कि ये गिर गया। आखिर इसमें जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, जो इसको बना रहा था, वो किस कदर इसमें भ्रष्टाचार कर रहा था, इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार दिन पर दिन ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। हालांकि गनीमत रही कि कोई इस पर सवार नहीं था। 16 ने सच में फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।